ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज, जिसको हम शिवालिक ही बोलते हैं। इनको पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि हिमालय के परे भी कुछ रेंजेस हैं जिनको ट्रांस हिमालयाज बोला जाता है, और ट्रांस हिमालयाज में जो हमें पढ़ना था वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश की रेंजेस पढ़नी थी। और इसमें भी जो हमने आई गेस कवर कर लिया था, आई गेस वो सिर्फ काराकोरम करा था मेरे ख्याल से, है ना। लद्दाख, जास्कर और कैलाश हमने नहीं पढ़ा अभी तक मेरे ख्याल से। क्या मैं सही हूँ? यस सर। ओके, तो काराकोरम ही हमने देखी थी। तो काराकोरम के बाद जब अगर आप देखो तो आपको मैप में दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट ही करते हैं क्लास को, जिन्होंने आना है अपने आप आ जाएंगे। तो अगली जो आपको रेंज यहाँ पर दिखती है काराकोरम के जस्ट नीचे, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे तो आपको अगली जो रेंज मिलेगी वो है लद्दाख। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। हालांकि लद्दाख की रेंजेस थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड हैं, लेकिन फिर बीच में गैप हो जाता है, फिर गैप है, फिर यहाँ पर ऐसा सिर्फ गैप्स इसलिए मेंटेन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेट हिमालयाज की, तो ये जो आपको ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज दिख रही है, ये आपको एकदम कंटिन्यूअस रेंज दिख रही होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े गैप जरूर होंगे। और ये गैप्स कहाँ कहाँ होंगे? जहाँ पे कोई पास होगा। मान के चलिए अगर हम किसी पर्टिकुलर पास की बात करते हैं जो ग्रेट हिमालयाज में है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मे भी अंदर थोड़ा सा आपको गैप्स दिख सकते हैं, लेकिन वो पासेस भी तो रेंज के अंदर ही हैं, तो इसलिए हम नहीं मान के चलते कि वहां पे ज्यादा गैप्स हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप अरावली रेंजेस की बात करो, जो एक तरह से ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वहां पे अगर आप देखोगे तो अरावली आज लगभग 250 मिलियन साल हो गए बने हुए, और बहुत ज्यादा डिटेरियोरेशन हो चुका है। मतलब इतने ज्यादा अवशेष नहीं बचे हैं, और इतने ज्यादा इरोजन के बाद अब अरावली कंटिन्यूअस नहीं बची हैं। हालांकि फिर भी कहीं कहीं पे अरावली की अगर आप रेंजेस देखो तो आपको लगभग नहीं तो 1200 मीटर के आसपास की उसकी हाइट्स मिल जाएंगी अरावली आज भी, लेकिन वो उतनी नहीं है कि उनको एक कंटिन्यूअस चेन में रखा जा सके। तो ये सब बातें हैं। तो लद्दाख की जो रेंजेस आप देख रहे हो ये भी कंटिन्यूअस में नहीं है, क्योंकि बीच में कहीं ना कुछ पासेस आ जाएंगे। हम आगे चल के बात करेंगे पासेस के ऊपर, पासेस पे एक आपको सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हो जस्ट कश्मीर के बगल में यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये चाइना की टेरिटरी है, ऑक्यूपाइड। जैसे चाइना ने हमारे यहाँ पे कब्जा कर रखा है। जैसे ये जो आप देखते हो ना, ये वाला हिस्सा कश्मीर का, ये है। यहाँ पर आपको LAC मिलेगी। LAC का मतलब क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, जो कि चाइना और इंडिया का एक तरह से माना जाता है कि बॉर्डर एरिया है। लेकिन इंडिया अपने जब भी मैप की बात करता है तो इंडिया पूरे कश्मीर को बनाता है। ठीक है, उसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मतलब जो POK है और जो ये आपका अक्साई चीन है, इन दोनों को भी हम अपने मैप में दिखाते हैं। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन भाई उसका हिस्सा है। तो ये जो लद्दाख की रेंजेस जब आगे बढ़ती हैं तो ये अक्साई चीन होते हुए बाहर जाती हैं, मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर जाती हैं, और वो टेरिटरी है चाइना की, जिसका नाम है तिब्बत। और जब लद्दाख की रेंजेस तिब्बत में पहुंच जाएंगी तो इन्हीं लद्दाख की रेंजेस का जो नाम है वो बदल जाएगा, और तिब्बत में जाके इन रेंजेस का नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, कैलाश रेंजेस। समझ में आ रहा है? तो लद्दाख की जो रेंजेस हैं वही जब तिब्बत में चली जाएंगी, कुल्लून की जो पहाड़ियां हैं जब वो पार होती हैं, कुल्लून की पहाड़ियों के जब नीचे आप देखोगे तो फिर आपको वेस्ट में, सॉरी साउथ में, थोड़ा सा साउथ वेस्ट कह सकते हो, कुल्लून की रेंजेस के पास तिब्बत में आपको कैलाश की रेंजेस दिखेंगी। और यही कैलाश की रेंजेस में आपको मिलेगा भगवान जो हमारे भोलेनाथ हैं, यानी कि जो शिव जी हैं, उनका निवास स्थान। ठीक है, और शिव जी यहाँ पर रहते हैं। आपने सुना होगा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक यात्रा भी होती है, मानसरोवर की यात्रा। तो जो मानसरोवर आप देखते हो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको यहीं तिब्बत में कैलाश के रेंजेस में मिलेगा, जो कि घर है या फिर निवास स्थान है भगवान शिव का। इवन इतना ही नहीं, आगे चल के मैं आपको ये भी बात समझाऊंगा कि जब हम मानसरोवर की बात करते हैं तो मानसरोवर से इवन 4 तरह की जो नदियां हैं वो भी निकलती हैं। जैसे आपने सुना है कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री जो हिमनद है या ग्लेशियर है वहां से निकलती है ना। तो ऐसे ही जब मानसरोवर की आप बात करते हो जो कि कैलाश रेंजेस का हिस्सा है, और जो कि इस समय तिब्बत में है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये यात्रा होती है मानसरोवर वाली, हिंदू जो धर्म है उसमें, तो 4 नदियां निकल रही हैं। इन चारों नदियों के क्या क्या नाम है, ये सारी की सारी हम अभी देखेंगे। जैसे इंडस है ना, ब्रह्मपुत्रा है, बहुत सारी चीजें अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, आपको बने रहना है। और कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो बहुत लेंदी आपने बना दी है, बहुत ज्यादा है, तो क्या अगर मैटर को कम करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हैं। नो सर, बहुत टाइम और सही चल रहे हो आप, पढ़ा रहे हो। अच्छा चलिए ठीक है, चलते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं फिर। K2 वगैरह सब आप देख ही चुके हो, काराकोरम वगैरह आप देख चुके हो। और काराकोरम में जो ग्लेशियर से हमने उसके ऊपर भी बात करी थी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें, ठीक है,
बाल्टोरो ग्लेशियर की अगर हम बात करें, बियाफो ग्लेशियर की अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे जो ग्लेशियर थे ये कौन सी रेंजेस में थे? ये काराकोरम रेंजेस में थे। इवन सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम भी सुना है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत चला था जब पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी को, यानी कि जो इंडिया का ये सियाचिन ग्लेशियर है, जब इसे हथिया लिया था, तो हमने कौन सा, इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। और ऑपरेशन मेघदूत कब चला था? 13 अप्रैल 1984 1984 में चला था। 84 में, यस सर। हाँ 84 ही है, 94 उसमें लिखा हुआ था, आप उसको 84 कर लेना, सही है, 1984 ही है वो, ठीक है। और हमने फिर अपना सियाचिन ग्लेशियर वापस लिया पाकिस्तान से। बाल्टोरो ग्लेशियर की बात करें तो ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाल्टोरो ग्लेशियर। इसके अलावा एक बियाफो ग्लेशियर भी हमने देखा था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ ग्लेशियर्स हैं। और दुनिया का अगर कोई सबसे ऊंचाई पर अगर कोई बैटल फील्ड है तो वो कौन है? वो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये सारी बातें हमने देख ली थी। देख लीजिए, सियाचिन, बाल्टोरो और बियाफो, इनके बारे में हमने बात करी थी कि जो नुब्रा रिवर है वो कहाँ से निकलती है? वो सियाचिन से निकलती है। नुब्रा जो कि श्योक की ट्रिब्यूटरी है, और श्योक जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और इंडस अल्टीमेटली निकलती कहाँ से? कैलाश के पर्वतों से, यानी कि मानसरोवर से, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में ये आपको हिंदी में पूरा मिल गया, ये आप देख सकते हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा था पूरा जो आप देख रहे हो। इसके बाद बाल्टोरो की हमने बात करी थी, जो गिलगिट बल्टिस्तान का हिस्सा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहां से ये निकलती है। और जो रिवर है उसका नाम था शिगार रिवर, शिगार जो कि अल्टीमेटली इंडस की ट्रिब्यूटरी। इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अगर आप कभी देखोगे, जब आप सिस्टम को पूरा पढ़ोगे ना, जो रिवर सिस्टम होता है, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो शिगार रिवर इसका ये देख सकते हैं आप, बाल्टोरो ग्लेशियर। फिर हमने बियाफो ग्लेशियर की बात करी थी, जो कि सियाचिन के बाद, सियाचिन तो भाई सबसे बड़ा ग्लेशियर है सबसे ऊंचाई पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट कौन है लंबे की अगर बात करी जाए, तो वो है आपका बियाफो ग्लेशियर, ठीक है, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट है सियाचिन के बाद, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली शुरू करते हैं लद्दाख की रेंजेस, जो कि आज आपका टॉपिक है, और आज ही से हमें स्टार्ट करना है इसको। जितना हो पाएगा कोशिश करेंगे 1-1.5 घंटे की क्लास में, बिकॉज उसके बाद फिर 9-10 की क्लासेस हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि जब काराकोरम रेंजेस के जब आप साउथ में आते हो तो फिर आपको मिलती हैं लद्दाख की रेंजेस, और ये लद्दाख की रेंजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और तिब्बत के लिए भी इवन। तो ये देख सकते हैं आपको ये रेंजेस कुछ, ठीक है, ये सब लद्दाख की रेंजेस हैं। देखिए कितने अच्छे सुंदर पहाड़, ठीक है, बादलों से घिरे हुए। तो आइए पढ़ते हैं। तो लद्दाख के जो रेंजेस हैं वो साउथ ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं काराकोरम रेंजेस के, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि आप देखो, ये काराकोरम की रेंजेस थी और यहाँ पर ये आपको दिखेगा ये इस तरह से, ये लद्दाख की रेंजेस। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये एक तरह से साउथ ईस्ट में पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत लंबी है लद्दाख की, सॉरी काराकोरम की रेंजेस तो बहुत लंबी है। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो ये आपको कहाँ मिलेंगी? एक तो नीचे है और प्लस इधर है, तो ये साउथ ईस्ट तो हुआ, क्योंकि अगर आप कभी इस तरह से डायरेक्शन बनाते हो तो ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो यहाँ पर आ रही है आपकी लद्दाख की रेंजेस और यहाँ पर आ रही है आपकी ये काराकोरम की रेंजेस ऊपर, तो ये कहाँ पे पड़ा? साउथ ईस्ट में पड़ा ना, तो इसीलिए साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए तो इट इज सेपरेटेड बाय श्योक रिवर फ्रॉम काराकोरम एंड इंडस रिवर फ्रॉम जास्कर रेंजेस इन द साउथ। अब ये चीज क्या हो रही है उसको ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर जाऊं, पहले वाले मैप पे अगर मैं लेकर जाऊं आपको, तो वहां से शायद आप बेहतर समझ पाओगे। ये देखो, जो ये रेंजेस की हमने बात करी, ठीक है, ध्यान से सुनो, जो हमने ये रेंजेस की बात करी, तो इसमें आपको एक रेंज दिख रही है काराकोरम वाली और एक आपको दिख रही है लद्दाख वाली, और उसके जस्ट नीचे आपको दिख रही है कौन सी? जास्कर रेंजेस। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर उसका नाम है श्योक रिवर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ ना कि श्योक रिवर एक तरह से काराकोरम और लद्दाख की रेंजेस को डिफाइन कर रही है, या फिर आप कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या अलग अलग कर रही है, ये बोला जा सकता है। हाँ, मतलब डिवाइड कर रही है की बात है। और ऐसे ही जब आप लद्दाख की रेंजेस और जास्कर की रेंजेस की बात करोगे तो यहाँ बीच में जो एक रिवर है उसका नाम क्या है? दैट इज इंडस रिवर, ठीक है। और ये इंडस रिवर वही है जो कि यहाँ मानसरोवर से निकलेगी, ठीक है। मानसरोवर यानी कि तिब्बत से बहती हुई पहले इंडिया आएगी, इंडिया के बाद फिर ये पाकिस्तान में चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको समझना है। तो वही बात इंग्लिश में लिखी थी वहां पे कि अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि काराकोरम और लद्दाख की रेंजेस को कौन सी रिवर जो है वो अलग करती है, म्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्योक नदी, श्योक रिवर, ठीक है। और अगर हम बात करें लद्दाख की रेंजेस और जास्कर की रेंजेस को कौन डिवाइड कर रहा है? इंडस रिवर, इंडस रिवर, ठीक है। ये इंडस वही है जो कि नुब्रा, श्योक, ठीक है, ये सब इसी की ट्रिब्यूटरी है। चलिए, नुब्रा वही है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। प्लीज म्यूट कर लीजिए।
अननेसेसरी नॉइजेस हैं। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। इट इज सेपरेटेड बाय श्योक रिवर फ्रॉम काराकोरम एंड इंडस रिवर्स बाय जस्कर रेंजेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं कैलाश रेंजेस की, प्लीज म्यूट कर दिया गया है, अनम्यूट मत करिएगा जब तक आपको कुछ ना कुछ बोलना ना हो। ठीक है, खारदुंगला पास की अगर बात करी जाए तो ये इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ठीक है, मोटरेबल आप कह सकते हैं कि एक पास है या फिर रोड है। मोटरेबल का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे गाड़ियां वगैरह चल सकती हैं, मतलब कन्वेंस वगैरह अलाउ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउ है। रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करी जाए तो वो खारदुंगला पास है। और कभी आपसे पूछा जाए कि खारदुंगला जो पास है वो कौन सी रेंजेस में है, बताइए, काराकोरम में, लद्दाख में, जास्कर में या फिर शिवालिक में? लद्दाख लद्दाख में सर। आप आंसर करेंगे लद्दाख में। जी, लद्दाख रेंजेस। ठीक है, लद्दाख जो कि कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है, एक तरह से अगर हम बात करें। लेकिन आज आप देखते हो कि जम्मू अलग कर दिया गया है ना, लद्दाख जो है एक तरह से अलग है पूरा। तो लद्दाख की रेंजेस है, लद्दाख को कोई सिटी मत समझिएगा, ठीक है, लद्दाख की रेंजेस कही जाती है। ले एक सिटी जरूर है, लेकिन लद्दाख अलग है, लद्दाख की रेंजेस है, ठीक है, वो बोल दिया जाता है, लेकिन लद्दाख नाम से ऐसे कुछ है नहीं। जी, कुछ डाउट था? बोलो सर। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया ना? हाँ, टेरिटरी हो गया, लेकिन लद्दाख की रेंजेस के नाम से वो फेमस है, ठीक हाँ है, सर। वो तो है जी। अब इंडिया में कितनी टेरिटरीज कर दी गई? सर 8 हो गई टोटल। 8 हो गई 9 हो है गई? सर। सर 9 थी, फिर से 8 कर दी सर। 9 हो गई थी, फिर 8 कर दी। जी हाँ, चलिए। सर ये जो दो थे ना, हाँ, कौन कौन सी? दादरा नगर हवेली और हाँ, और दमन एंड दीव, जी, उनको मिला के फिर एक कर दिया। चलिए एक वापस कर आते दिया। हैं। और एक और पास है जिसका नाम है चांगला पास। तो ये दोनों के दोनों जो पासेस हैं ये आपको लद्दाख की रेंजेस में आपको मिलेंगे। तो कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम पासेस को सेपरेट पढ़ रहे होते हैं तो इतना ज्यादा हमें नहीं नॉलेज होती और हम कहीं ना कहीं चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहा हूँ, बिकॉज पासेस को पढ़ाने से पहले, इवन प्लेट्यूज वगैरह को पढ़ाने से पहले मैं चाहता था कि मैं आपको माउंटेन्स पढ़ा दूं। और अब शायद आप, जब मैं आपको पासेस पढ़ाऊंगा तो आपको पासेस और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये पास यहाँ पर है, और अगर ये पास इसको इससे जोड़ता है तो कैसे जोड़ता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, एक पास आप आगे चल के पढ़ोगे, जोजिला पास, ग्रेट हिमालयास का हिस्सा है जोजिला पास। तो जोजिला जो है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। रोहतांग पास है जो कि मिडिल हिमालयास का हिस्सा होगा। आगे हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयास में नंगा पर्वत की, ठीक है, नमचा बरवा की, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैप से क्लियर होते हैं। तो खारदुंगला पास और चांगला पास जो आप देख रहे हो, ये दोनों के दोनों कहाँ पे आपको मिलेंगे? लद्दाख रेंजेस में। और जो खारदुंगला पास है ये जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड होगी। फिर बोला जा रहा है कि दीज रेंजेस एक्सटेंड इनटू चाइना वेयर दे आर नोन एज कैलाश रेंजेस। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये जो लद्दाख की रेंजेस हैं जब वो चाइनीज टेरिटरी में एंटर करती हैं, जो कि तिब्बत है एक्चुअली में, तिब्बत को क्या बोला जाता है कि ये चाइना की ऑक्युपाइड टेरिटरी है, तो वहां पर इसी को हम कैलाश की रेंजेस बोल देते हैं। और ये वही कैलाश है जिसको हम माउंट कैलाश बोलते हैं, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, या फिर आप कह लीजिए कि इसी से मानसरोवर लेक निकलती है, कैलाश की रेंजेस से। और इसको क्या बोला जाएगा बताइए? इसको हम पैंगोंग सो भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको सो पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है, ठीक है। जी हाँ, तो ये पैंगोंग सो होता है। तो जो कि क्या है? लार्जेस्ट सेलाइन लेक है बिटवीन इंडिया और चाइना। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी कौन सी लेक है जो बाउंड्री का काम करती है, आप अपना आंसर करोगे पैंगोंग सो, ठीक है। और पैंगोंग सो जो है ये खारे पानी की है, देखने में तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत साफ है, लेकिन इसका पानी पीने योग्य नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मानसरोवर लेक जो है ये पूरी तरह से कहाँ पर है? ये पूरी तरह से चाइना में ही है, तो इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि कैलाश के जो पर्वत है वो चाइना में, ठीक है, तिब्बत है मतलब। आगे बढ़े सर। तिब्बत एक ऑटोनोमस, सर तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है या फिर मतलब पूरा ऑक्युपाई है चाइना का? यार चाइना की पूरी तरह से, मतलब आप कह लो कि डोमिनेंस चलता है वहाँ पे। कहने को तिब्बत को मतलब कंट्री नहीं मानते ना यार, बात ये है। दलाई लामा लड़ते रहते हैं उस चीज के लिए, लेकिन उन्होंने ऑटोनोमस दे रखी है या फिर मतलब पूरा वो कर रखा है, मतलब देखो चाइना जो दलाई लामा जो पूरा इनका एक ग्रुप है, ठीक है, और जो शी जिनपिंग वाले हैं या जितने भी ये चाइना को क्या बोला जाता है? चाइना में डेमोक्रेसी है या फिर कुछ और है? सर कम्युनिज्म चलता है चाइना में। तो कम्युनिज्म कहने को तो चाइना में राष्ट्रपति वगैरह चुना जाता है, सारी चीजें हैं, रिपब्लिकन है, ठीक है, प्रॉपर वोटिंग होती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिज्म पे जीते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि भैया हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए, ठीक है, हम एक तिब्बत को अलग टेरिटरी मानते हैं, हमारा खुद का देश है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ है नहीं, एक छोटा सा देश है, ज्यादा इनके पास पावर नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे नेपाल है वो हमारे
मतलब हमारी छाया में जीता है, लेकिन आज हमें ही आंख दिखाता है ना, भूटान वगैरह हो यस गए। सर। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन तिब्बत की अगर बात करी जाए तो तिब्बत में मतलब पूरी तरह से चाइनीज फोर्सेस ही काम करती हैं यहाँ पर भी, तो वो नहीं कह सकते आप, चाइना अपना ही पार्ट मानता है उसको। यूएनओ में पड़ा हुआ है, अभी तक पेंडिंग है ये, जैसे अपना ये पीओके वाला हिस्सा अभी तक पड़ा हुआ है यूएनओ में, अपना अक्सई चीन वाला जो है वो भी अभी तक पड़ा हुआ है पेंडिंग, ऐसे ये तिब्बत वाली टेरिटरी पड़ी हुई है अभी तक, कुछ नहीं होता भैया। सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है चाइना, कैसे हो जाए? अगर कोई आएगा भी तो मान के चलिए, अगर चाइना से रिलेटेड ही कोई अगर जाता है वहां पे प्रस्ताव, तो ऑफकोर्स चाइना ही उसमें वीटो लगा देगा, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है ना। चलिए, तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए लद्दाख रेंजेस की, जो आप लद्दाख रेंजेस की बात कर रहे हो, अगर हम इंडिया में बात करें या फिर चाइना में बात करें, कहीं पे भी पूरी की अगर बात कर ली जाए, तो क्या है, वो है स्टॉक कांगड़ी। ठीक है, इसको ध्यान रखो, स्टॉक कांगड़ी। हालांकि खुशी की बात यह है कि अपने इंडिया में आ जाता है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है किसका, कैलाश रेंजेस का, वो क्या है, वो है स्टॉक कांगड़ी। जिस तरह से आपने पढ़ा था कि जो काराकोरम रेंजेस थी, काराकोरम रेंजेस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था, 8,611 मीटर पे। कौन? K2, K2 जिसका दूसरा नाम क्या K2 था, गॉडविन ऑस्टिन, जो गॉडविन कि ऑस्टिन। ऑस्टिन। जी हाँ, और एक और नाम क्या था चाइना में, कुगीर कुगीर। ठीक है, कुगीर जी हाँ, कुगीर कहते थे। एक और अच्छी बात ये सुनिए कि ये जो पीक है स्टॉक कांगड़ी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है इंडिया का, जिसका नाम है द हेमिस नेशनल पार्क। तो ये जो पीक है ये आपकी, ये द हेमिस नेशनल पार्क के अंदर आपको पड़ती है। इसलिए मैंने कहा ना कि खुशी की बात ये है कि स्टॉक कांगड़ी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का है। और याद रखिएगा कि अगर ये हिमालयास जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्रेट हिमालयास है, ये मिडिल हिमालयास हैं, और ये नीचे शिवालिक हैं, लेसर हिमालयास, तो जितने भी नेशनल पार्क होंगे वो हिमालयास के साउथ में आपको मिलेंगे। लेकिन हिमालयास के बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब ट्रांस हिमालयास रेंजेस में, यानी कि लद्दाख की रेंजेस में, एक ही मात्र नेशनल पार्क है जो कि हिमालय के परे है या हिमालय के नॉर्थ में है। इसका नाम क्या है? हेमिस नेशनल ठीक पार्क। है, और ये स्टॉक कांगड़ी आपको इसी में मिलेगी, जो कि हाईएस्ट पीक है लद्दाख रेंजेस की। क्लियर? बढ़े आगे। यस सर। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक कांगड़ी की दो पिक्स हैं, एक इवनिंग के टाइम पे ली गई है और एक मॉर्निंग के टाइम पे ली गई है। तो ये इस तरह से पिक्स। ठीक है, स्टॉक कांगड़ी। आगे बढ़ते हैं। तो यही पूरा का पूरा जो है आपको हिंदी में भी दिया गया है। जैसे श्योक रिवर जो थी वो काराकोरम को और क्या नाम था उसका, अपनी लद्दाख रेंजेस, उसको अलग कर रही थी। ठीक है, ऐसे ही नीचे जास्कर रेंजेस, और उसको अगर कोई अलग करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सिंधु रिवर हो जाएगी, यानी कि इंडस रिवर हो जाएगी। खारदुंगला पास है यहाँ पे, चांगला पास आपको मिलेगा। ठीक है, पैंगोंग सो जो एक लेक है वो सलाइन लेक है, मानसरोवर झील आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, भगवान शिव का ये घर भी है। ठीक है, और सबसे उच्चतम जो पॉइंट है वो स्टॉक कांगड़ी है। ये सब चीजें आगे बात करते हैं। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, अगर कोई पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, बिगेस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, द हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि सबसे पुराना कौन सा है, द हेले नेशनल पार्क। ठीक है, जिसका नाम क्या है आज की डेट में, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, द हेले, क्योंकि हेले नाम के जो विद्वान थे उन्होंने नेशनल पार्क को पूरी उसकी बाउंड्री करी थी, बनाने में हेल्प करी थी। तो द हेले नेशनल पार्क ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही बन गया था, लेकिन आज उसका नाम है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए, द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट स्ट्रेचेस अराउंड 1700 स्क्वायर माइल्स में, ये 1700 स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैला हुआ है। जी सर, ये लद्दाख चेंज नहीं हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकेटेड इन, तो ये जो हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर लिख रखा है, अब लद्दाख में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, कह सकते हैं, लेकिन लद्दाख की रेंजेस तो आप पढ़ ही रहे हो। सर, बात तो अगर वही है। एग्जाम से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अब तो जो अलग हो गया ना, मतलब ये थोड़ी आ गया जम्मू एंड कश्मीर, ये तो प्रॉपर अभी हेमिस लद्दाख में है ना। अब देखा जाए तो एक तरह से लद्दाख का ही हिस्सा हो गया, लेकिन लद्दाख की रेंजेस पढ़ रहे हो आप, तो वही चीज मैंने उसमें लिखी हुई है। वो तो समझने के लिए, समझ का फेर है, बस क्या दिक्कत है। अगर आप कहोगे तो चलो मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से ही बना दिया था स्लाइड्स, तो इसलिए। हालांकि चेंजेस के बाद ही बनी है ऑफ कोर्स पूरी माउंटेन्स ऑफ इंडिया का ये पूरा स्लाइड्स, लेकिन ठीक है, आप कहोगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, हम बस ये मान के चल रहे हैं कि लद्दाख की रेंजेस जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है ना जम्मू कश्मीर का, हम यही मान के चल रहे हैं कि लद्दाख की रेंजेस यहाँ पे जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। लेकिन अगर आप बात करोगे इसकी द हेमिस नेशनल पार्क की, तो ऑफ कोर्स वो लद्दाख की रेंजेस में। तो ठीक है, समझने के लिए, बाकी मैं इसको चेंज करके आपको दे दूंगा, डोंट वरी। खास बात की अगर बात करी जाए इसमें, तो डेंस जो फॉरेस्ट होते हैं, अल्पाइन हैं, मेडोलैंड्स वगैरह हैं, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो स्पोर्स की जो एक तरह से आप कह लीजिए रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्लांटेशन होती है, या कह लीजिए क्रॉप की जो
क्रॉप लगाई जाती है वो भी सारी यहाँ पर आपको मिलेगी इस हेमिस नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब लद्दाख की रेंजेस जब खत्म हुई तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब ये चाइनीज टेरिटरी में जाएगी तो वो कैलाश की रेंजेस बन जाएंगी, ठीक है। तो अब हम फाइनली कैलाश नाम से ही लद्दाख की रेंजेस को पढ़ने वाले हैं। दोनों अलग बिल्कुल नहीं है, बस सरहदों का फेर है। सरहदें बन गई तो फिर रेंजेस भी अलग अलग नाम पे आ गई, ठीक है। अपने यहाँ पर है तो लद्दाख बोल रहे हो, और जैसे ही सरहद पार करके गई चाइना में तो क्या बोल रहे हो, कैलाश बोल रहे हो, ठीक है। और ये तिब्बत है बेसिकली। चलिए, तो घर है भगवान जी का, ठीक है, शिव जी का, कैलाश। तो ये देख लीजिए, ये बेसिकली कैलाश की रेंजेस हैं जो कि इवनिंग के टाइम में ली गई बहुत प्यारी सी फोटो है, ठीक है। कुछ इस तरह से इमेजेस आपको मिलेंगी कैलाश की रेंजेस की। तो ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये बगल में जितने भी ये रेंजेस हैं ये सब कैलाश की रेंजेस हैं। और ये जो आपको प्यारी सी एक लेक दिख रही है, ये क्या है, इसका नाम है मान सरोवर लेक, ठीक है। ये वही मान सरोवर लेक है जो कि कैलाश की रेंजेस से निकलती है, ठीक है। बहुत साफ और बहुत ही प्यारी। तिब्बत, बेसिकली चाइना तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज तिब्बत ही बोलेंगे। हाईएस्ट पॉइंट की बात करी जाए तो माउंट कैलाश, ठीक है। कैलाश रेंजेस में जो सबसे ऊंचाई पे है वो माउंट कैलाश है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 6638 मीटर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काराकोरम की सबसे ऊंची रेंज का नाम बताइए तो क्या था, K2। 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 आपसे पूछा जाए, जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि यार जो कांगड़ी थी, ठीक है, स्टॉक कांगड़ी, वो कहाँ की थी बताइए। लद्दाख की। लद्दाख की सर। और लद्दाख ही जब चाइना में चली गई या तिब्बत में आ गई तो अब उसका नाम हो गया कैलाश रेंजेस। और कैलाश रेंजेस की क्या है, माउंट कैलाश। माउंट कैलाश। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें अब आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है ना, कि Yes, कौन sir. सी किसकी हाइट पे है या कौन सी किसकी पीक होगी। माउंटेन की अगर बात करी जाए तो ये लेक मानसरोवर के पास ये रेंजेस आपको मिलेंगी। लॉन्गेस्ट एशियन रिवर है कौन, लेक मानसरोवर, यहाँ पे जो निकलती है, मतलब लेक की बात नहीं कर रहा, रिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से बेसिकली 4 तरह की रिवर्स निकलती है। मैंने अभी आपको बताई भी थी कि लेक मानसरोवर से 4 निकलती हैं। ऐसे तो माना जाता है कि 3 है, लेकिन ये जो करनाली है, करनाली रिवर का भी ओरिजिन यहीं से माना जाता है। कुछ कुछ पे आपको वेबसाइट्स पे 3 मिलेंगी, कुछ कुछ पे 4 मिलेंगी। तो क्योंकि करनाली रिवर को अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो वो तिब्बत के पास की ही दिखाएगी। सर करनाली घाघरा हो गया या फिर हाँ, करनाली, यस, करनाली का नाम घाघरा ही हो जाता है जब वो इंडिया में आ जाती है। इंडिया में आते ही करनाली रिवर घाघरा बन जाती है, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्रा है, जब ब्रह्मपुत्रा की आप बात करते हो तो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन मानसरोवर से है। लेकिन अगर जैसे मैं मान के चलूं, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी रेंजेस थी, ये देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ कहीं पे मानसरोवर है और यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं, तो इंडस आती है इंडिया में घुसते घुसते यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं सतलज की, तो सतलज भी ऐसे ही घुस के अंदर आएगी, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं सतलज की, तो सतलज यहाँ पर एक पास आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है शिपकिला पास। नाम सुना आपने, शिपकिला पास। Yes, ये जो sir. ला है, ये ला, Sir. ये जैसे नाथुला, शिपकिला, जोजिला, तो सब में देखो लास्ट में ला होता है। इस ला ये को तो क्या सब बोलते दर्रे हैं, हैं। हाँ, इस ला को पास बोलते हैं, ठीक है। ला का मतलब पास होता है, तो शिपकिला, ला का मतलब पास हुआ, तो इसलिए आपको हर जगह यूजुअली ला मिलेगा लास्ट में, ठीक है। शिपकिला है, जोजिला है ना। लेकिन कुछ ही हैं जिसमें ला लास्ट में नहीं होता, जैसे रोहतांग हो गया, है ना, नाथुला, ये क्या नाम है, माना दर्रा हो गया। तो ये इस तरह के हैं। बट ये चीज ध्यान रखना कि अगर कभी वर्ड लास्ट में आपको ला दिख रहा है तो ये दर्रा होता है, ठीक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो इंडस है वो तो नॉर्मल इंडिया में आके फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और सतलज जो रिवर है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है, शिपकिला पास से होते हुए ये आपके इंडिया में आती है और फिर चली जाती है आगे अरेबियन सी के अंदर। और उसके बाद जब मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करता हूँ तो ब्रह्मपुत्रा ऐसे नहीं आती। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर से निकलती है, लेकिन ये हिमालय के पैरेलल में पूरी ग्रेट हिमालयाज के पैरेलल में घूमती हुई तब जाके ये अरुणाचल से एंटर करती है, असम वगैरह में आके यहाँ पे जाके वेस्ट बंगाल से फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा का रिवर ये है, मतलब पाथ ये है फॉलो करने का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। तो ये जो रेंजेस दोनों आपने देखी, इंडस और ये आती हैं वेस्ट में, यानी कि इंडिया के वेस्ट में आ रही हैं, और ये ईस्ट में यानी कि ग्रेट हिमालयाज के पैरेलल में ब्रह्मपुत्रा मूव करके अरुणाचल होते हुए, असम होते हुए, बंगाल होते हुए नीचे आती है। समझ में आ रहा आपको? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ही एक आपको मिलेगा पर्वत जिसका नाम है नामचा बरवा। नाम सुना आपने? हाँ सर। ये वही नामचा बरवा पर्वत है जिसको पूरी घूम के रोटेट करके, ठीक है, ये घूमती है पूरी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। और यहाँ पर एक पर्वत आपको मिलेगा, उसका नाम है नंगा पर्वत। ये जो आपको ग्रेट हिमालयाज दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज की स्टार्टिंग ही नंगा पर्वत से होती है और एंड कहाँ तक होती है, नमचा बरवा पे। ये सब चीजें हम आगे चल के देखेंगे, डोंट वरी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हुई। Yes, sir. सर
और एक और रिवर है उसका नाम है करनाली। तो करनाली जब इंडिया में आ जाती है तो उसका नाम घाघरा हो जाता है। तो घाघरा रिवर ही करनाली रिवर है एक्चुअली जी, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कुछ कह रहे हैं, बोलिए। एनी डाउट्स? आज मैं पानी की बोतल नहीं लाया यार, भूल गया। चलो आगे चलते हैं जास्कर रेंजेस के बारे में। अच्छा लद्दाख क्लियर है ना, लद्दाख और पहले वाला? यस सर। यस सर। ओके सर जो ये राग पोसी चोटी है ये भी लद्दाख में ही है ना? क्या बोल रहे हो आप? जो ये राग पोसी चोटी है जो हाँ। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है ये भी लद्दाख पर्वत पे ही है ना? यार मैंने सुना है एक बार इसके बारे में कि आप जो कह रहे हो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। एक बार देख लेंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हो क्योंकि मैंने सुना है माउंटेन्स ऑफ इंड में ही मैंने पढ़ी हुई है ये चीज, बट एक बार मुझे देख लेने दो, ठीक है? ओके सर ओके। मुझे याद आता है कि ऐसी चीज है कुछ। चलिए जास्कर रेंजेस की बात करते हैं। तो लद्दाख के जब आप नीचे आओगे तो फिर आपको मिलेगी जास्कर रेंजेस। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मानते हैं कि जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालयास का हिस्सा है, ठीक है? और कुछ लोग कहते हैं कि जो जास्कर की रेंजेस है वो ग्रेट हिमालयास का हिस्सा है, ठीक है? ग्रेट हिमालयास का मतलब अब हम प्रॉपर हिमालयास की बात करेंगे। ट्रांस हिमालयास तक हम हिमालय की बात ही नहीं करते, हम हिमालय के बियॉन्ड जो हिमालय से परे हैं हम उन रेंजेस की बात कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग इसको ग्रेट हिमालयास का हिस्सा मानते हैं, कुछ लोग ट्रांस हिमालयास का। मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको प्लीज अगर माने तो आप इसको ट्रांस हिमालयास का ही हिस्सा माने, बिकॉज हिमालय के सब ऊपर है, ठीक है? मैप बताता है कि ये ट्रांस हिमालयास का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? चलिए तो पढ़ते हैं जास्कर की रेंजेस। देख लीजिए ये इस तरह की कुछ आपके पास जास्कर की रेंजेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर बात करें तो लद्दाख की रेंजेस के साउथ में आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये काराकोरम की रेंजेस थी, ये आपकी लद्दाख की रेंजेस हैं। आगे जब ये तिब्बत में चली गई तो ये आपकी कैलाश बन गई, और इसी के जस्ट नीचे अगर आपको देखोगे तो ये आपकी जास्कर की रेंजेस है, ठीक है? तो ये जो जास्कर की रेंजेस है वो इसके क्या हो गई बताइए? इसके साउथ में तो मिलेंगे आपको, तो इसलिए साउथ लिखा हुआ है। और ये जो रिवर है यहाँ पे रिवर का नाम भी जास्कर रिवर है, जो कि इसको कट करती है। मतलब जास्कर रिवर ही जास्कर से निकल रही है, ये भी ध्यान रखो, रिवर का नाम भी जास्कर है। अगर एक्सटेंशन की बात करी जाए तो उत्तराखंड तक आई हुई है ये, ठीक है? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी इसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा। कुछ फेमस यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगी, जैसे माउंट कामेट, ठीक है? बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अगर कोई आपसे पूछे कि माउंट जो कामेट है वो कौन सी रेंजेस का हिस्सा है, लद्दाख की, शिवालिक की, काराकोरम की, जास्कर की, ठीक है? नंदा देवी जो बायो रिजर्व है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, आप यूनेस्को की साइट्स में आपको एक दिन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी हम बात करेंगे नंदा देवी पर्वत के बारे में। तो वो भी किस रेंजेस में आपको मिलेंगी? जास्कर की रेंजेस में आपको मिलेंगी, ठीक है? और इवन इतना ही नहीं, जो आपकी मानसरोवर यात्रा होती है, और मानसरोवर की यात्रा से पहले आपको एक टेंपल मिलता है जिसका नाम क्या है? केदारनाथ का मंदिर। तो केदारनाथ का जो भगवान जी का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, मैंने आपको सारे ज्योतिर्लिंग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? 12 के 12 अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखी हुई है तो केदारनाथ का जो मंदिर है इवन वो भी आपको कौन सी रेंजेस में मिलेंगी? जास्कर की रेंजेस, ठीक है? ये सारे वो पॉइंट्स है जो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक शायद आपको क्लियर नहीं थे, लेकिन अब क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। नंदा देवी जो बायो रिजर्व पार्क है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, केदारनाथ भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट लीपू लेक पास, ठीक है? ये लीपू लेक वही पास है, देखो मानसरोवर जाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 2 रास्ते हैं, तो 2 रास्ते जाने के लिए जो एक रास्ता है वो लीपू लेक पास को पार करते हुए है। और ये लीपू लेक जो पास आप देख रहे हो, ठीक है, ये वही पास है जो कि आपको मानसरोवर की यात्रा में क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है? जब आप तिब्बत जाके मानसरोवर में जाना चाहोगे, यात्रा करना चाहोगे वहां पे, तो आपको लीपू लेक पास को यूज करते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है? एक रोहतांग पास भी है और एक लीपू लेक पास है, दोनों से आप जा सकते हो, ठीक है? कुछ वैलीज जो है इंपॉर्टेंट, जैसे लाहुल स्पीति वैली है, किन्नौर वैली है, ठीक है? ये सारी की सारी जो वैलीज हैं, जो घाटियां हैं, ये भी सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। घाटियां क्या होती हैं? घाटियां और कुछ भी नहीं है, बस जो बहुत ज्यादा जिसमें ग्रीनरी हो, जिनकी हाइट्स भी कम होती है, ठीक है? जहाँ पे आप ये मान के चलिए कि वेजिटेशन वगैरह भी होता है, क्रॉप्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर भी हो जाता है, तो वो सारी की सारी वैलीज हैं, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा नीलगिरी की वैलीज, सुना है? जब आप वेस्टर्न घाट्स की बात करते हो तो मैं वहां पे आपको नीलगिरी के बारे में पढ़ाऊंगा। यस सर, सर जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। जी 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 कह सकते हैं। कार्डमम हिल्स की आपने नाम सुना है? कार्डमम हिल्स, इलायची की जो पहाड़ियां हैं। यस सर, आगे हम आपको बताएंगे कार्डमम सर। जी, तो कार्डमम हिल्स के बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये हिल्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्डमम की यानी कि इलायची की एक तरह से खेती होती है, ठीक है? तो यूजुअली जो बड़ी बड़ी हिल्स होती हैं
वहां पर लगभग नहीं होती है एग्रीकल्चर वगैरह, लेकिन कार्डमम हिल्स एक तरह से वैली का ही हिस्सा है और यहाँ पे एक तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेजिटेशन होता है, इलायची वगैरह उगाई जाती है। आपने दार्जिलिंग वगैरह सुना होगा, ठीक है, दार्जिलिंग वगैरह जो है यहाँ की चाय बहुत फेमस है, तो दार्जिलिंग की जो ये है ये भी सब वैली पे ही खेती होती है, ठीक है, सीढ़ी नुमाकार खेती इसको बोलते हैं, और ये सब आपके वैलीज का हिस्सा, तो वैलीज पे जो वेजिटेशन है वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें थी यहाँ पे याद करने वाली, तो ये 7-8 जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे माउंट कामेट याद रखिए, नंदा देवी याद रखिए, और केदारनाथ को याद रखिए, लीपू लेक पास को ध्यान रखिए, ठीक है, लाहौल वैली, स्पीति वैली और किन्नौर वैली, ये सारी की सारी आपको याद रखनी है कि ये जास्कर का हिस्सा है। बढ़े आगे। यस सर। क्योंकि हमने माउंट कामेट की बात करी तो एक बार माउंट कामेट पे देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है जास्कर रेंजेस, ठीक है, तो ये माउंट कामेट ही है जो आपको दिख रहा है। नंदा देवी की बात करें तो जो कि एक नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, ठीक है, यूनेस्को की साइट में भी है ये नंदा देवी। केदारनाथ टेम्पल की बात कर लेते हैं, ये जो आपको केदारनाथ टेम्पल दिख रहा है जिसमें इवन एक बार प्रलय भी आ गई थी, ठीक है, खत्म हो गया था, केदारनाथ मंदिर टूट गया था काफी, लेकिन फिर भी उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है और जो भारत सरकार है उनके प्रयासों से आज फिर यात्रा शुरू हो चुकी है। स्पीति वैली देख लीजिए, ये स्पीति वैली है, एक छोटी सी एक हिस्सा स्पीति वैली का, ये देखिए नाम से क्या ना ग्रीनरी बहुत रहती है वैली पे, ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। लाहौल वैली भी आप देख सकते हैं, ठीक है, किन्नौर वैली देख लीजिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर भी, किन्नौर वैली, किन्नौर बहुत प्यारा है, ऐसा बोलते हैं कि किन्नौर की पिक्स वगैरह कभी आप देखिए बहुत प्यारी है। तो फाइनली नाउ द टाइम हैज कम कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओरिजिनल हिमालयाज, ठीक है, जो हिमालय हैं एक्चुअली में, जिसको आप हिमालय बोलते हो, अब वो आप पढ़ोगे। अभी तक जो भी आपने पढ़ा लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास में वो कुछ भी नहीं था, हिमालय तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, और अब आप बेसिकली हिमालय पढ़ने जा रहे हो। कोई कुछ कहना चाहता है हिमालय से पहले? प्लीज बोलिए। आज का टाइम थोड़ा सा अलग है क्या? क्या ये सुबह का टाइम नहीं रखना चाहिए था मुझे, क्योंकि आज तो सिर्फ 13 लोग हैं। सर सही है टाइम, सही है सर, पढ़ना है वो अपने आप आ जाएगा। नहीं, शाम को तो फिर यार 21-22 लोग होते हैं, ये मत करिए प्लीज, गंदे काम मत करिए सर अभी जोर देंगे सारे, और इस समय 13 बच्चे हैं सिर्फ। अभी तो 17 थे सर। अभी 17 थे, हाँ वो मैं पढ़ा नहीं पाता ना यार, बात ही है, तो इसलिए बच्चे चले जाते हैं। थोड़ा सीखूंगा यार मैं, कोई हो अच्छा टीचर तो मुझे बताना यार, मैं उससे कम से कम एटलीस्ट पढ़ाने का तरीका। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं यार नहीं आता दोस्त अभी। सर आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है सर अच्छा पढ़ाते हैं सर, इतनी नॉलेज मिल रही है, जीके रीजनिंग दोनों ही साथ में चल रहे हैं। मजाक शुरू होता है, तुम लोग मौज ले रहे हो सुबह सुबह। अरे कहाँ सर पढ़ रहे हैं सर, आप पानी पियाओ जाके। पानी की बोतल ले आता हूँ ना, हाँ बस 1 मिनट वेट करो, लेकर आता हूँ। हाँ जी, तो अब हिमालयाज की बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे हिमालयाज में। तो देखिए हिमालयाज में अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि हिमालयाज का जो हिस्सा है वो 3 है। ये देखो किसी ने एनोटेट करा था, ये अभी बिगड़ नहीं रहा। चलो जी, तो ग्रेटर हिमालयाज जिनको हिमाद्री कहा जाता है, मिडिल हिमालयाज जिन्हें लेसर हिमालयाज या फिर कभी कभी सह्याद्री भी बोल देते हैं, और आउटर हिमालयाज की बात करें तो उनको हम शिवालिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 आप देख रहे हो, ये तीनों के तीनों आपके हिमालयाज के हिस्से हैं, ठीक है। इवन इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको जो
आप कह लीजिए कि वेस्टर्न जो घाट्स हैं, ईस्टर्न जो घाट्स हैं, जो सेंट्रल में कुछ अगर है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सब हिमालय का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, हिमालय की सिर्फ ये 3 रेंजेस हैं जो आपको पढ़नी है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयास को, जिन्हें क्या कहा जाएगा दूसरे वर्ड्स में, हिमाद्री। ठीक है हिमाद्री। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर बर्फ कहीं पे है तीनों हिमालयास में, तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? हिमाद्री में। हिमाद्री यानी कि मतलब ग्रेट हिमालयास। ठीक है, ग्रेट हिमालयास बहुत लगभग 2400 किलोमीटर की रेंज में पूरे के पूरे ग्रेट हिमालयास फैले हुए हैं। 2400 किलोमीटर बहुत बड़ी रेंज होती है, और 2400 किलोमीटर के साथ साथ ध्यान क्या रखना है कि रेंजेस कंटिन्यूअस आपको मिलेंगी। कहीं कहीं पे अगर पासेस वगैरह हैं तो बस वहां पर आपको गैप्स मिलेंगे, वरना तो लगभग अधिकांश जो पूरी रेंज है वो आपकी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए ग्रेट हिमालयास के बारे में। नंगा पर्वत से बेसिकली स्टार्ट होगी और फिर आपका लास्ट तक जाएगी। तो देखिए एक और आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये काराकोरम रेंजेस है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, काराकोरम के रेंजेस। और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पे पामीर की नोट थी, याद है? यहाँ से हिंदकुश, अफगानिस्तान पाकिस्तान से हिंदकुश आ रहे थे, यहाँ से सुलेमान की रेंजेस आ रही थी पाकिस्तान से, तिब्बत से कुनलुन की रेंजेस आ रही थी, यहाँ से पामीर की रेंजेस थी, और यहीं पे आके ये काराकोरम की रेंजेस मिलती है। इसे बोलते थे पामीर नोट, क्योंकि एक गांठ सी फील होती है। ठीक है, कि कई सारी रेंजेस आके जुड़ रही है, तो यहाँ पामीर नोट था। और दूसरी बात जो कि पामीर नोट है उसे क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत बोला जाता है इसे। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयास की बात करी जाए तो ये जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं ये वेस्टर्न पूरे हिमालयास है। ठीक है, ये वेस्टर्न हिमालयास किसके सेंस से बोला जा रहा है? तो ये बोला जा रहा है आपको, ये जो आपको ये ग्रेट हिमालयास हैं इनके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल हिमालयास आपको ये मिलेंगे जो आपको ये ब्लू वाले हैं। ठीक है, और ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ईस्टर्न हिमालय। सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर ये है, मान के चलो ये सेंट्रल अगर हिमालयास है ना, ये पूरी एक हिमालय की रेंज है अगर, तो ये बीच वाले सेंट्रल हिमालयास हो गए, और सेंट्रल के इधर कौन होता है? वेस्ट होता है, तो ये वेस्टर्न हिमालयास हो गए, और इधर कौन होता है? ईस्ट होता है, तो ये ईस्टर्न हिमालयास हो गए। तो ग्रेट हिमालयास को भी समझने के लिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक वो हिस्सा है जो आपका ये पूरा का पूरा, अगर आप देखो राजस्थान का हिस्सा थोड़ा सा, ठीक है, हिमाचल का हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा, ये पूरा, और आगे नीचे आओगे तो आपको नेपाल का हिस्सा मिलेगा, भूटान का हिस्सा मिलेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये पूरा का पूरा आपको ईस्टर्न का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको ग्रेट हिमालयास ही पढ़ने हैं, लेकिन 3 फॉर्म में आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये चीज जो अगर आप देख पा रहे हो, तो ये पूरी ब्रह्मपुत्र आ रही है घूम के पूरा यहाँ से, ये पूरा आके या ऐसे जा रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखो, ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंजेस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस वैली जो सिस्टम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पढ़ेंगे इनको डिटेल में। चलिए, तो इट इज कॉल्ड हिमाद्री बिकॉज इट इज अ परमानेंटली स्नो कैप्ड पासेस, या फिर कह लीजिए ऑफ ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, क्यों बोलते हैं हिमाद्री? क्योंकि हिम की चादर 24 घंटे 365 दिन ढकी रहती है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि माउंटेन्स अगर सन के पास हैं तो भी जमे रहते हैं। क्यों? उसका रीजन मैंने आपको अच्छे से समझाया। जी, तो ये चीज हो गई। फिर आपसे कह रहा है कि दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस। हिमालय रेंजेस की अगर आप बात करो तो सबसे ऊंचाई पे अगर कोई हिमालय है तो वो आपका नॉर्थ में तो माना जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको कहाँ मिल जाएंगे? यहीं पे। एवरेज एलिवेशन की बात करी जाए तो लगभग 6100 मीटर सी लेवल पे। अच्छा, सी लेवल से ही आपने देखा होगा कई बार स्टेशन पे आपको जो येलो कलर के बोर्ड दिखते हैं वहां पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर। देखा आपने कभी स्टेशन के ऊपर? हाँ सर, बहुत बार देखा। येलो कलर जो स्टेशन के ऊपर बोर्ड लगे रहते हैं ना, या फिर कभी अगर आप जाएं तो आपको हाईवेज के ऊपर इस तरह के रोड के किनारे किनारे ऐसे पत्थर लगे हुए मिलते हैं, और वहां पे लिखा रहता है 37 किलोमीटर या इतने किलोमीटर इस तरह के। तो ये सारी की सारी जो रेंजेस हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसको छोड़ दीजिए, ये तो डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, लेकिन ये जो स्टेशन वाला है, यहाँ पे जहां पर भी समुद्र तल से ऊंचाई होगी, या फिर अगर हम आज बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8648 मीटर ऊंची है, अगर 8848 है, ठीक है, तो अगर ये इतनी है तो ये किस बेसिस पे करते हैं? ये सी लेवल पे हम रेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि सी लेवल जो है वो हर जगह समान माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम सी लेवल से हमेशा इसकी ऊंचाई मेजर करते हैं, ये रीजन होता है। लेंथ की बात करी जाए तो लगभग 2400 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, नंगा पर्वत अगर कश्मीर में बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा इन तिब्बत में जो नमचा बरवा है पर्वत, वहां तक की जो श्रेणी है ये पूरी की पूरी क्या है? ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करी जाए अगर, जो कि हाईएस्ट पीक है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर हम बात करें माउंटेन, जो माउंटेन है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? कौन से पहाड़ों में मिलेगी आपको?
सर ग्रेट हिमालय। ग्रेटर ग्रेट हिमालय। हिमालयाज में आपको मिलेगी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट है ये भी, यानी कि देखो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये जो रेंजेस आपको दिख रही है 1, 3 और 5, ये तीनों की तीनों आपको कहाँ पर मिलेंगी? ग्रेट हिमालयाज में। ग्रेटर लेकिन हिमालय। बीच में एक सेकंड नंबर की थी, वो कौन थी? K2, जो कि कहाँ पर आपको मिली थी? ट्रांस हिमालयाज, काराकोरम। हिमालय में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो पहली है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में आपको मिलेगी वो हाईएस्ट है। इसके बाद जो दूसरी है वो काराकोरम रेंजेस जो कि ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है, तो क्योंकि हम हिमालयाज पढ़ रहे हैं तो हम उसको नहीं इंक्लूड कर सकते थे। तीसरे नंबर पे आपको मिलेगी माउंट कंचनजंगा जो कि सिक्किम में आपको मिलेगी इंडिया के अंदर। वो कौन है? वो थर्ड हाईएस्ट है, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट कह लीजिए, और वर्ल्ड में अगर आप बात करोगे तो कैसी हो जाएगी? थर्ड हाईएस्ट। और इतना ही नहीं, माउंट जो मकालू है वो फिफ्थ हाईएस्ट है वो भी। चलिए आपका होमवर्क बताइए, चौथी हाईएस्ट कौन है? सर ये नंदा देवी। पक्का? हाँ जी सर, आप पक्का। चलिए बाकी लोग जरा एक बार सर्च करके आएंगे। ठीक है, आपको 1 से लेके 5 तक की पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, इनकी हाइट्स भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंगा पर्वत अगर आप देखो तो जो हमने बात करी थी कश्मीर में, लेकिन जब आप बात करते हो ना कि अगर ये कश्मीर का मान लीजिए इस तरह से हिस्सा है, तो नंगा पर्वत आपको यहाँ कहीं मिलेगा, और ये जो है ये आपको पाक ऑक्युपाइड टेरिटरी में मिलेगा। इसीलिए नंगा पर्वत को हम अपना हिस्सा नहीं बोल सकते हैं, ये पाक ऑक्युपाइड जो टेरिटरी है इंडिया की, कश्मीर वाली, वहां पर आपको मिलेगा। देखिए कितना ज्यादा सफेद है, इतनी ज्यादा इस पे आप कह लीजिए कि स्नो रहती है कि ये ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा व्हाइट है, और पूरा व्हाइट होने की वजह से हम इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मेन कॉज था नंगा पर्वत बोलने का इसे। चलिए, तो पाक ऑक्युपाइड में है। और अगर बात करें नमचा बरवा, ये वो नमचा पर्वत है, पर्वत जो कि तिब्बत टेरिटरी में आपको मिलेगा। तिब्बत भी बहुत आगे तक फैला हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालयाज की, तो ग्रेटर हिमालयाज आपके नंगा पर्वत से शुरू होते हैं और नमचा बरवा तक जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने रेंजेस के बारे में देखा ग्रेटर हिमालयाज की, तो लगे हाथ पासेस के बारे में भी पढ़ लें, जो ग्रेटर हिमालयाज में आपको पासेस मिलेंगे कुछ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लद्दाख की अगर बात करी जाए तो लद्दाख में आपको मिलेगा जोजिला पास। ये लद्दाख जो है, हम जोजिला पास की बात करें, हम लद्दाख रेंजेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। जैसे मान के चलो कि अगर लद्दाख इतना बड़ा पूरी यूनियन टेरिटरी है अगर, तो लद्दाख में आपको लद्दाख की रेंजेस भी मिलेंगी, और लद्दाख के आपको यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज भी मिलेंगे। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है एक तरह से, क्योंकि बहुत बड़े स्क्वायर माइल्स में पूरा हिस्सा फैला होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो इसलिए लद्दाख अब क्योंकि हमारा हिस्सा हो चुका है यूनियन टेरिटरी में, तो ग्रेट हिमालयाज को हम यहाँ पर ले रहे हैं, और जोजिला पास आपको यहीं पर मिलेगा। क्लियर है? बताइए। यस सर। जी, और ये वही जोजिला पास है जो लद्दाख से किसको जोड़ता है? तिब्बत को। यानी कि अगर आप तिब्बत जाना चाहते हैं इंडिया से, तो आप लद्दाख पहुंचिए और लद्दाख से जोजिला पास के थ्रू आप तिब्बत जा सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बारालाचा पास है, शिपकिला पास है, ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक और पास है जिसका नाम है रोहतांग पास। नाम सुना आपने? लेकिन रोहतांग पास यहाँ क्यों नहीं इंक्लूड करा गया? क्योंकि रोहतांग पास ग्रेटर हिमालयाज के नहीं बल्कि मिडिल हिमालयाज का। जी नहीं, मिडिल हिमालयाज का हिस्सा है रोहतांग पास, इसलिए हमने यहाँ इंक्लूड नहीं करा, बिकॉज अभी हम ग्रेटर हिमालयाज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बारालाचा पास और शिपकिला जो पास है, ये दोनों के दोनों आपके कहां पर आपको मिलेंगे? हिमाचल में। लेकिन रोहतांग भी है, बट रोहतांग मिडिल हिमालयाज का हिस्सा है, इसलिए अभी हम नहीं पढ़ रहे। उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो जो आपको यहाँ पे थांगला पास है, नीति पास है, लीपू लेक पास है जो कि सिक्किम में आपको मिलेगा। ठीक है, जलिल्ला पास है, ये जलेब पास या फिर इसको जलिल्ला पास भी बोलते हैं, पी साइलेंट होता है इसमें। तो ये सारे के सारे जो हैं ये उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? बोमडिला पास। ठीक है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अच्छा, एक और मैंने आपको बात बताई थी, दो चीजें ध्यान रखिएगा। जी, नाथुला तो सिक्किम में है ना? जी जी, नाथुला पास सिक्किम में। ठीक है, एक चीज मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, मानसरोवर, याद है? तो मानसरोवर के लिए मैंने आपको बताया ना, दो पासेस हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको पढ़ाया था लीपू लेक पास, तो लीपू लेक पास हो गया एक, और दूसरे की अगर बात करी जाए तो दूसरे का नाम क्या है? यही नाथुला पास। ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू आप जा सकते हो कहां पर? मानसरोवर अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो ये ध्यान रखिएगा। लीपू लेक पास ये जो कि इसका हिस्सा है, और नाथुला जो कि यहाँ ये भी मतलब एक तरह से ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है। तो इन दोनों पासेस के थ्रू आप जा सकते हो तिब्बत के अंदर। ठीक है, यानी कि मानसरोवर यात्रा के लिए। क्लियर है? और अगर बात करें बेसिकली फॉर्मेशन की, तो एकदम बहुत ज्यादा मतलब हार्ड माउंटेन्स हैं कि टूटने से भी ना टूटे। मतलब लैंडस्लाइड्स यूजुअली यहाँ पर नहीं होते हैं एक तरह से अगर बात करी जाए, क्योंकि
बहुत ही ज्यादा क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं। क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन जो रॉक्स होती है बेसिकली उसमें टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होती है। टेट्राहेड्रल एक तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है टेट्राहेड्रल की, यानी कि कार्बन की चारों वैलेंसी जो है फुल है, ठीक है, किसी ना किसी के थ्रू बॉन्डिंग बना चुकी है। तो इतना ज्यादा टाइट होता है और कोई भी ज्यादा मटेरियल हार्ड है या नहीं हार्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कार्बन के बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, हाईली क्रिस्टलाइन, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती हैं, इसलिए यहाँ पर यूजुअली ये ग्रेनाइट और ये जो ग्नेसेस हैं उससे बनी होती हैं और यहाँ पे यूजुअली लैंडस्लाइड्स वगैरह या इरोजन वगैरह ये लगभग नहीं होता या ना के बराबर ही होता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फस जो सेडिमेंट्स हैं उनकी बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री के बारे में कुछ और बातें कि ग्रेटर हिमालयाज जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस हैं। मैंने आपको बताया ना कि लगभग कंटिन्यूअस हैं, बस वहीं पर आपको थोड़ा सा गैप मिल सकता है जहाँ पे कुछ पासेस वगैरह होंगे, और पासेस के बारे में भी अभी आपने पढ़ा है ना, लीपू लेक है, नाथुला है और बोमडिला पास है, शिपकिला पास है, बहुत सारे पासेस अभी आपने देखे। ग्रेटर हिमालयाज रिसीव लेस रेनफॉल कंपेयर टू द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक। यही रीजन है कि ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर एक तरह से वेजिटेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो लगभग बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होती है। और यहाँ पर लेसर हिमालयाज और शिवालिक जो हैं वहां पर फिर भी आपको वेजिटेशन थोड़ा सा देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे थोड़ा सा जो आप कह लीजिए कि पॉपुलेशन भी आपको मिलेगी जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेनफॉल ही नहीं है तो वहां पर ऑफ कोर्स रहने के लिए, लिविंग के लिए जो प्रॉपर कंडीशंस होंगी वो आपको नहीं मिल पाएंगी कि इतनी ज्यादा कंड्यूसिव कंडीशंस आपको मिल जाए, तो नहीं है। इसलिए पहाड़ों पर जो जनजातियां वगैरह रहती भी हैं तो आपको लेसर हिमालयाज या फिर कुछ हद तक शिवालिक्स पे आपको मिल सकती है। ग्रेटर हिमालयाज पे लगभग नहीं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है यार, इतना तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। जो बातें आपको बताई गई वो सब हिंदी में भी हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मिडिल हिमालयाज। तो मिडिल हिमालयाज जो कि अब सेकंड आपको रेंज पढ़नी है, ठीक है। मिडिल हिमालयाज ये देख सकते हैं, ये मिडिल हिमालयाज का हिस्सा है। हुआ क्या मिडिल हिमालयाज की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे ये आप मान के चलो ये आपके ग्रेटर हिमालयाज थे, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयाज से जो कुछ सेडिमेंट्स इनिशियली टूटे होंगे या जो हल्के हल्के होंगे, जैसे देखो जब भी कोई चीज ठंडी अगर होती है तुरंत ठंडी थोड़ी हो जाती है भाई, मिलियन साल इसको लगे बनने में, और जो थे जब ये बन रहे थे तो कई सारे इरोजन वगैरह हुआ होगा उस टाइम पे, तो छोटे छोटे जो हैं पहाड़ और बन गए इस तरह से। तो जो सबसे ऊपर वाले थे ये ग्रेटर हिमालयाज बन गए, जो उससे नीचे वाली हाइट के थे वो मिडिल हिमालयाज बन गए, और जो सबसे नीचे वाले आ गए वो शिवालिक बन गए। तो इस तरह से मतलब इनका जो फॉर्मेशन है वो लगभग एक टाइम पे ही हुआ है। बस हुआ क्या कि पहले ये बने, इनसे जो थोड़ा बहुत सेडिमेंट्स, रॉक पार्टिकल्स या रेसिडुअल मटेरियल जो भी सेडिमेंट्स, रॉक्स वगैरह निकली, टूटी, वो सब यहाँ पर आ गई, जम गई, और फिर यहाँ से टूटी तो यहाँ पर जम गई। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हिमालय से पहले यहाँ पर कौन हुआ करता था, बताइए। आज जहाँ हिमालय आप देखते हो वहां पर पहले एक समुद्र था, उसका नाम क्या था? तैतीस सागर। तैतीस सागर, यस सर, तैतीस सागर। कि इसका पूरा का पूरा मलबा, पूरा का पूरा सब टेथिस में जाके गिरा, और आज वो टाइम है जब टेथिस सागर पूरा सूख चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मिडिल हिमालयाज की बात कर लीजिए एक बार, ये देख लीजिए, ये आपने ग्रेटर हिमालयाज पढ़ लिया, मिडिल हिमालयाज आप देखो ये आपको दिख रहा है। तो पीर पंजाल की रेंजेस की बात करें, धौलाधर की रेंजेस की बात करें, तो ये सारा का सारा किसका हिस्सा है? ये सारा का सारा आपको मिडिल हिमालयाज का मिलेगा। और बीच बीच में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ गैप्स वगैरह भी दिख रहे होंगे बीच बीच में, है ना, जैसे यहाँ पे ये गैप हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये गैप हो गया। तो मिडिल हिमालयाज और शिवालिक की जो रेंजेस हैं ये कंटिन्यूअस रेंजेस नहीं है, और यहाँ पर कई सारे आपको पासेस वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज लगभग ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन आपको अगर हम बात करें इंडियन जीडीपी की, अगर हम बात करें तो भारत की जो जीडीपी है उसके लिहाज से अगर देखें तो शिवालिक जो है, शिवालिक के जो हमारी रेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितने भी हैं, वो सब किसका हिस्सा है बताइए? शिवालिक। शिवालिक का हिस्सा, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शिवालिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के पढ़ेंगे हम इसको। दार्जिलिंग है, ठीक है, शिमला है, मसूरी है, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कुछ हालांकि ऊपर भी हैं, जैसे लेह लद्दाख वगैरह थोड़े ऊपर आ जाते हैं ट्रांस में। चलिए, तो मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज की अगर बात करें तो ये हाइट तो इनकी ठीक ठाक है, मतलब कंपैरेटिवली ग्रेटर से तो कम होगी, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है नेचर में, ठीक है, बराबर नहीं चल रही है रेंजेस पूरी लंबी लंबी। एलिवेशंस की बात करी जाए तो लगभग 3700 से लगभग 4500 मीटर के बीच में अगर हम बात करें सी लेवल से, तो ये आपको मिल जाएंगी मिडिल हिमालयाज। और अभी मैंने आपको बताया कि जो पीर पंजाल की जो रेंजेस हैं, जो धौलाधर की रेंजेस हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगी? वो आपको मिडिल हिमालयाज में मिलेंगी, ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी मैंने आपको एक रोहतांग पास भी बताया था, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है।
मंसूरी की जो रेंजेस आपको उत्तराखंड में मिलेंगी, महाभारत की जो रेंजेस हैं वो आपको नेपाल में मिलेंगी, दार्जिलिंग जो हिल्स हैं आपकी वेस्ट बंगाल की वो भी आपको कुछ हद तक मिडिल हिमालयाज में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रेंजेस हैं ये आपकी मिडिल हिमालयाज का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा मैं दार्जिलिंग सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं दार्जिलिंग हिल्स की बात कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं दार्जिलिंग हिल्स मतलब दार्जिलिंग सिटी, नहीं, ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें आपकी हिंदी में भी लिखी हुई हैं। मिडिल हिमालयाज को और आगे स्टडी करते हैं। देखिए और क्या चीजें, आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको बोलते हैं दून, नाम सुना है? दून, सर देहरादून जी वगैरह। जी 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 बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो द फर्स्ट वैली, सॉरी द फ्लैट वैलीज बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक रेंजेस आर कॉल्ड दून। यानी कि वो रेंजेस जो लेसर हिमालयाज यानी कि जो मिडिल हिमालयाज है उनकी अगर बात करें, और जो शिवालिक हिमालयाज है उनकी बात करें, तो उनके दोनों के बीच में कुछ आपको वैलीज मिलती हैं। ठीक है, कुछ घाटियां आपको मिलती हैं जो कि लेसर और शिवालिक के बीच में, आप इसको ऐसे समझो कि मिडिल और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं घाटियों को हम कभी कभी दून्स या फिर दून्स कह देते हैं। और बेस्ट जो एग्जांपल है आपका वो क्या है, वो देहरादून है। और ये दून का मतलब क्या होता है, दून का मतलब एक तरह से घाटी ही होता है जो कि मिडिल और शिवालिक के बीच में होगी। और देहरादून उत्तराखंड का एक बहुत ही ज्यादा फेमस हिल स्टेशन। ठीक है, पीर पंजाल रेंजेस की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट रेंज है ये मिडिल हिमालयाज की। अगर कोई आपसे पूछे कि मिडिल हिमालयाज की लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है तो पीर पंजाल आप कहेंगे। ठीक है, इट इज कट अक्रॉस झेलम रिवर एंड चेनाब। तो चेनाब और झेलम के बीच में आपको पीर पंजाल रेंज मिलेगी। यानी कि झेलम और चेनाब को कौन डिवाइड करती है, कोई अगर आपसे कभी पूछे तो। ये सब वो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं जो आप तभी कर पाओगे जब नॉलेज अच्छे से होगी। जी, तो पीर पंजाल रेंजेस हैं जो कि झेलम और चेनाब को अलग करते हैं। ऐसे ही कुछ और फेमस पासेस की बात करते हैं, जैसे पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। और बनिहाल पास की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, याद रखिएगा। बनिहाल पास जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। धौलाधर रेंजेस की अगर बात करी जाए तो ये एक्सटेंशन है पीर पंजाल का। यानी कि पीर पंजाल जो कश्मीर में थी, जब कश्मीर से पीर पंजाल आगे बढ़ती हैं रेंजेस, और जब ये हिमाचल में पहुंच जाएंगी तो हिमाचल में ही इनका नाम क्या हो जाएगा, धौलाधर रेंजेस। तो धौलाधर रेंजेस और कुछ नहीं है बल्कि ये पीर पंजाल का एक्सटेंशन है कश्मीर के बाद हिमाचल में आके। ठीक है, और मजे की बात सुनिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धौलाधर जो रेंजेस हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है। ये यूपी पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि मैं स्टडी करता रहता था पहले तो मुझे क्वेश्चंस लगभग याद रहते ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था कि रावी नदी निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो रावी जो नदी है वो कहाँ से रेंजेस से निकल रही है, धौलाधर। मतलब ये एक तरह से धौलाधर को, धौलाधर के पास आपको ये रावी जो नदी है वो मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। मिडिल हिमालयाज में और आप देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है, कई सारे आपको यहाँ पे हिल स्टेशन मिडिल हिमालयाज में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे शिमला है, मंसूरी है, डलहौजी है, रानीखेत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है। ये सारे के सारे आपको ये मिल जाएंगे। कांगड़ा वैली, कुल्लू, कश्मीर, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, इवन शिवालिक तक में भी आपको ये सब चीजें मिल जाती है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल कुछ पढ़ाने की बात नहीं है। तो लगभग जो मैंने आपको बताया ना, जो लगभग आपको हिल स्टेशन है वो आपको मिडिल हिमालयाज में मिलेंगे लगभग। ठीक है, कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश की है, उसको भी आप ध्यान रखिए। ये देखिए कितनी प्यारी है कांगड़ा वैली। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर से ली गई एक पिक्चर। देखिए वैली है ना, घाटी, मैंने आपको बताया ना ग्रीनरी बहुत रहती है। ये सब जो आप देख रहे हो ये आपकी एक तरह से वेजिटेशन हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, प्लस इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा प्यारा सा होता है। ये देख लो, ये कुछ वैलीज है। कुल्लू की अगर बात करें हिमाचल में तो ये कुल्लू वैली है, कुल्लू लेक है, ये आपको दिखे। ठीक है, जहाँ पे एक तरह से बोट वगैरह चल रही है, कुल्लू है ये पूरा का पूरा। इसके बाद अगर हम बात करें पीर पंजाल रेंजेस की, तो मैंने आपको बोला ना कि इनको दूसरे नाम क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है पंचाल देव के रेंजेस, जो कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के, हिंदू जो मान्यताएं हैं उनमें पीर पंजाल रेंजेस को क्या बोलते हैं हम, बताइए, पंचला देव। ठीक है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपको पीर पंजाल रेंजेस मिलेंगी। ये देख लीजिए, पीर पंजाल रेंजेस कुछ ऐसी दिखती है। धौलाधर की बात करें तो एक्सटेंशन ही है बेसिकली। कांगड़ा, मंडी, धर्मशाला, जो ये कुछ आपके लीजिए सिटीज हैं। जैसे अगर हम बात करें मिडिल हिमालयाज की रेंज में तो ये धौलाधर की रेंजेस में आ जाएंगे सारे के सारे, जो कि पीर पंजाल का ही एक्सटेंशन है एक तरह से। देख लीजिए, ये आपकी धर्मशाला की फोटोज हैं। इवन धर्मशाला एक और चीज के लिए फेमस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं या एशिया की बात करूं तो सबसे ऊंचाई पर अगर कोई है, कौन, क्रिकेट का स्टेडियम, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, धर्मशाला में या हिमाचल धर्मशाला प्रदेश में। जी, धर्मशाला में आपको मिलेगा। ठीक है, आउटर हिमालयाज की बात कर लेते हैं जो कि शिवालिक है। शिवालिक के बारे में भी पढ़ लीजिए। ये देखिए शिवालिक की कुछ रेंजेस आपको दिख रही हैं। कंपैरेटिवली जो इन माउंटेन्स की हाइट है वो आपको कम मिलेगी। ठीक है, ये हाइट्स थोड़ी सी कम है क्योंकि सबसे बाद में माउंटेन्स बनी है ये, तो इसलिए सबसे कम हाइट है इनकी। डिसकंटिन्यूटी बहुत ज्यादा आपको मिलेगी पूरी शिवालिक में। ठीक है,
ये पूरा जो नीचे वाली रेंजेस जो पूरी घूम के आपको अरुणाचल या असम वगैरह में आपको दिख रही है, इवन यहाँ तक मिजोरम तक गई हुई है। इवन अगर आप बात करो नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, ये जो गारो, खासी, जयंतिया, ये जितनी भी आपको हिल्स वगैरह वहां पर मिलती है, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब शिवालिक का हिस्सा, ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट जो रेंज है हिमालय की, उसको हम शिवालिक बोलते हैं, और शिवालिक का जो एक्सटेंशन है वो जम्मू डिवीजन से लेकर कश्मीर और या असम तक ये इवन फैली हुई है। आपको दिखाया ना मैंने कि जम्मू कश्मीर से चलती हैं, गैप होते होते पूरा इस तरह से घूम के अरुणाचल होते हुए असम होते हुए नीचे आती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो रेंजेस आपकी ये शिवालिक हैं। और हाइट की अगर बात करी जाए तो लगभग 900 से 1100 मीटर की रेंज में आपको ये मिल जाएंगे। बहुत ही कम है इनका एल्टीट्यूड सी लेवल से अगर देखा जाए तो। These ranges are composed of unconsolidated sediments, यानी कि unconsolidated है, यानी कि कहीं कहीं पे तो कंसोलिडेशन इतना ज्यादा है कि कंटिन्यूअस रेंज हो जाती है, तो कहीं कहीं पे इतना कम है कि रेंजेस में भी कहीं कहीं आपको दरारें सी फील होती हैं, तो ये इसीलिए इसे अनकंसोलिडेटेड बोला जाता है, ठीक है। Brought down by rivers from the main Himalayan regions located further north, these valleys are covered with thick gravel and alluvium. Alluvium भी एक प्रकार की सॉइल होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह की सॉइल्स वगैरह भी मिट्टी यहाँ पे मिल जाएगी। ग्रेवल भी एक तरह का मटेरियल ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी चीजें। देखिए अब ये आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए लगभग जो आपको हिल्स वगैरह जो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, है ना, ये सारी की सारी जो हिल्स हैं आपको, ये सब मिजो हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, ठीक है, ये सब आपको इन शिवालिक में मिलने वाली हैं। तो जम्मू कश्मीर के रीजन की बात करें तो आपको यहाँ पे जम्मू हिल्स मिलेंगी जो कि शिवालिक का हिस्सा है। अरुणाचल की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिशमी हिल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मिशमी जो हिल्स हैं ये कौन से भारत के राज्य में स्थित है, तो बताइए मिशमी हिल्स कहाँ मिलेंगी आपको? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे ही अबोर जो हिल्स हैं आपकी, डाफला हिल्स हैं, मीरी हिल्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी आपको अरुणाचल में मिलेंगी। ऐसे ही जो ढांग रेंज है, ठीक है, डुंडवा रेंज है, चुरिया घाट है, ये सारे के सारे आपको, लेकिन चुरिया जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, वो नेपाल में है, ठीक है, नेपाल की टेरिटरी के अंदर आ जाती है। क्योंकि शिवालिक जब जा रही होती है तो आप देखो नेपाल में भी जाती है, इवन थोड़ा सा इसका शिवालिक का हिस्सा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मिडिल हिमालय का हिस्सा है वो नेपाल और भूटान दोनों में जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। शिवालिक तो चलो नेपाल में ही है, भूटान में नहीं है। अब जम्मू हिल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जम्मू हिल्स आर लोकेटेड, इट हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 300 मीटर्स, बहुत ज्यादा 300 मीटर के आसपास इसकी रेंज है, इसलिए हम इसको माउंटेन्स ना कह के हिल्स कह रहे हैं, क्योंकि हिल्स की जो रेंज मैंने आपको बताई थी वो लगभग क्या होती है, वो लगभग 600 मीटर से लगभग 900 मीटर से कम होती है वो, ठीक है। तो अगर 900 मीटर से कम है वो रेंज, तो वो सब की सब क्या हो जाएंगी, वो हिल्स हो जाएंगी। तो जम्मू हिल्स आपको यहाँ मिलेगी जो कि जम्मू सिटी में आपको मिलेंगी। शिवालिक हिल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, शिवालिक रेंजेस हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब आपसे नहीं पूछता। हाँ ये ध्यान रखो, जो त्रिकूट की जो रेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे शिवालिक में मिल जाएंगी, जम्मू हिल्स में आपको मिल जाएंगी त्रिकूट रेंजेस, ये भी पहाड़ियां हैं त्रिकूट की, ठीक है, कश्मीर में, जम्मू में मतलब। तो ये आप देख सकते हैं जम्मू हिल्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। डाफला हिल्स की अगर बात करें, आप बस ये ध्यान रखो कि डाफला हिल्स कहाँ पर है, दैट्स इट, ठीक है, और आपको इससे ज्यादा डिटेलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं। डाफला या फिर इसको डाफला इस तरह से भी बोलते हैं, ये कुछ ऐसी आपको हिल्स मिल जाएंगी जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में और इवन कुछ हद तक असम की टेरिटरी में भी आपको मिलेंगी, ठीक है, डाफला हिल्स नाम से। तेजपुर जो सिटी है और जो लखीमपुर जो डिविजन्स हैं, ये सारे के सारे आपको डाफला हिल्स में मिलेंगे, ठीक है। और आका जो हिल्स हैं वो भी आपको, अबोर की जो रेंजेस हैं वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी अरुणाचल में, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपकी डाफला। मीरी हिल्स की बात करी जाए, अगेन अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, लगभग 1444 मीटर जो है अबव सी लेवल आपको मिलेंगी है, ठीक है, हिल्स। अब और हिल्स के बारे में देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का अगेन हिस्सा है, इसका जो बॉर्डर है ये मिशमी हिल्स और मीरी हिल्स जो है इनको अलग करती है। अब और मिशमी इधर है, देखो अरुणाचल में इधर मिशमी मिलेंगी, इधर आपको मिलेंगी मीरी हिल्स, और बीच में आपको कौन मिलेगी, एबोर हिल्स। तो एबोर हिल्स जो है वो एक तरह से मीरी और मिशमी को अलग करती हैं, ये भी ध्यान रखो। और ये ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है दिबांग रिवर, दिहांग नहीं दिबांग जो रिवर है, इवन वो भी कहाँ से निकलती है, वो भी आपकी यहीं से निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपको मीरी हिल, ये अबोर हिल्स हैं ये। फिर आती है मिशमी हिल्स। मिशमी हिल्स ये पूछा गया क्वेश्चन यूपी पीसीएस का, कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयाज हैं या फिर इंडो जो बर्मा रेंजेस है, जिसको म्यांमार भी आप बोलते हो, तो मिशमी हिल्स वहां तक भी इवन फैली हुई है। लेकिन हम क्योंकि अपने इंडिया की टेरिटरी के अंदर की बात कर रहे हैं तो बस वहीं पे छोड़ देंगे, म्यांमार तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जंक्शन पॉइंट है ये, इसको याद रखना कि मिशमी हिल्स जो है वो इंडिया और बर्मा यानी कि म्यांमार का बॉर्डर है ये एक तरह से। अगर पूछा जाए कि मिशमी हिल्स कौन से दो देशों को अलग करती है, आप बोलिए इंडिया और बर्मा,
ठीक है, म्यांमार। क्लियर है? ये Yes, देख सकते sir. हैं मिशमी हिल्स के बारे में, ये मिशमी हिल्स की फोटोज हैं। अगर ढांग रेंजेस की बात करें, जिनको डांग भी बोलते हैं, ठीक है, ये दूसरा नाम है इनका, लगभग 1000 मीटर सी लेवल से, ठीक है। और जो करनाली, जो घाघरा है, करनाली की अगर बात करी जाए, जो घाघरा रिवर है, वो आपको यहीं से दिखेगी कि यहीं से निकलती है एक रिवर जिसका नाम है बाबाई रिवर, और बाबाई रिवर आगे जाके घाघरा में मिल जाएगी। तो बाबाई रिवर का जो एक तरह से आप कह लीजिए ओरिजिन है, वो कहाँ से है, तो वो आपकी ढांग रेंजेस से है, ठीक है। बाबाई रिवर, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि ट्रिब्यूटरी है घाघरा की या करनाली की, जो कि आगे जाके करनाली में मिल जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए एक प्यारी सी फोटो, यहाँ पे कुछ कैंप्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर इस तरह की होते रहती हैं एक्टिविटीज। डुंडवा रेंजेस की बात करें तो शिवालिक हिल्स, अगर हम नेपाल में बात करें तो जो नेपाल में शिवालिक रेंजेस हैं उनको बोला जाता है डुंडवा हिल्स। तो ये हमारे यहाँ पर नहीं है। डुंडवा हिल्स किसका हिस्सा है? शिवालिक का तो है, लेकिन ये अपने यहाँ पर है कि नेपाल में है? तो ये नेपाल में, ठीक है जी हाँ। तो याद रखिएगा, इवन इतना ही नहीं, नेपाल से आपने सुना होगा लखीमपुर खीरी, एक इंडिया का सॉरी यूपी का एक सिटी है जिसको बोलते हैं लखीमपुर खीरी। तो यूपी से अगर आप कभी नेपाल जाना चाहते हैं तो वाया लखीमपुर खीरी आप जा सकते हैं नेपाल में, ठीक है, अगर आप यूपी से जाना चाहते हैं तो ये जो डुंडवा आपको हिल्स मिलेंगी, ये इवन यूपी तक भी आई हुई है। तो इसीलिए बोला गया है कि शिवालिक की रेंजेस हैं, नेपाल में आपको इसका एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन इंडिया में आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी कुछ हद तक आप इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। किसका? डुंडवा हिल्स, ठीक है। लेकिन वो लगभग ना के बराबर है, वेजिटेशन वगैरह तो बिल्कुल नहीं होती। ये देखिए डुंडवा हिल्स का हिस्सा, जो कि नेपाल वाला मैं रेंजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और आप देख लीजिए जो कि पूरी तरह से नेपाल में है, ठीक है, ये पूरी तरह से आपको नेपाल में मिलेंगी। इनका नाम है चुरिया घाट हिल्स, ठीक है। तो जो चुरिया घाट हिल्स है, ये भी शिवालिक का हिस्सा है, आउटर हिमालयास का हिस्सा है, आप कह लीजिए। इंडस जो रिवर है वो लगभग 2400 किलोमीटर तक मूव करती है, और ये चुरिया घाट के पास से ही इंडस रिवर निकल रही है, ठीक है, नेपाल का हिस्सा है ये, ठीक है, याद रखिए। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये सब छोड़ दीजिए, इसमें इतना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए चुरिया घाट नेपाल की। तो फाइनली हमने अपने हिमालयास को कंप्लीट करा, ठीक है। और अब हम हिमालयास के बाद आ जाएंगे अपने नेक्स्ट वाले सब टॉपिक के ऊपर, जो कि माउंटेन्स ऑफ इंडिया में आपने ट्रांस पढ़ लिया, आपने हिमालयास पढ़ लिया, अब आप पढ़ोगे नॉर्थ ईस्ट की कुछ जो हिल्स हैं, आप उनको देखोगे, ठीक है। तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट की हिल्स अभी या फिर बाद में? बता दीजिए। अभी पढ़ा दो सर। कोई अगर ना पढ़ना चाहे तो बता दीजिए, हम बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 1.25 घंटा हो रहा है। पढ़ाएं? सर बाद में करवा देना। चलो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हिमालयास समझ में आए होंगे। यस सर। तो ट्रांस हिमालयास और हिमालयास, ये लेक्चर भी यूट्यूब पे चला जाएगा। प्लीज अपने नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, ठीक है। नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रांस हिमालयास और हिमालयास अब पूरा अच्छे से आपको आता है, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जब आप हिमालयास पूरे पढ़ लोगे, मतलब माउंटेन्स पढ़ लोगे, तो माउंटेन्स पढ़ने के बाद मैं आपको एक सेशन लेकर आऊंगा आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स का, ठीक है। तो जिसमें एमसीक्यूज फॉर्म होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सिर्फ माउंटेन से रिलेटेड होंगे। तो जब आप ये पूरा पढ़ लोगे, तो उसके बाद जब हम वो कर लेंगे, तो फिर आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। जैसे हमने आपको टेम्पल्स ऑफ इंडिया पढ़ा दिया, बट टेम्पल्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस नहीं हुए, तो किस दिन क्वेश्चंस भी करवा देंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी क्लास 5 बजे है, जो भी स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, 5 बजे क्लास आपकी। चलिए, थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। माय प्लेजर। प्लीज लीव कर दीजिए सभी बच्चे।